हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, उत्तराखंड ज्योग्राफी का यह नौवां लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था के बारे में। साथियों, इससे पहले 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अब तक वे 8 के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोलिए और देख डालिए सभी के सभी उत्तराखंड ज्योग्राफी के लेक्चर्स। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड ज्योग्राफी क्योंकि यहां से यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो 5 से 6 प्रश्न अवश्य बनाता ही है, तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सभी के सभी लेक्चर्स आप देख लीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था, इस पर गौर फरमाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा प्यारा भारत देश है ना, ये एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि विभाग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे देश में कृषि विभाग है, लेकिन इस कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी बच्चों 1875 में। हालांकि मैं आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं। यदि हम प्राचीन भारत में जाए, चाहे हम मौर्य काल को देखें चाहे गुप्त काल को देखें, उसमें हमें कृषि विभाग देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं आधुनिक भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आईसीएआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, और आईसीएआर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, आता रहता है। ठीक है, भारतीय भूगोल में ये पूछने लायक प्रश्न है और कई बार एसएससी हो या यूपी के जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न देखा गया है। ठीक है, और आईसीएआर ने भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है, जो मृदा है, संपूर्ण मृदा भारत की, इसे बांटा है 8 भागों में। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे आईसीएआर भी कहते हैं, इसने भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ठीक है, और वे 8 भाग कौन कौन से हैं इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों भारतीय भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, जिसकी क्लास में जल्द से जल्द लाने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम उत्तराखंड से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उत्तराखंड भूगोल पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है? तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना होती है वर्ष 2003 में और पंतनगर में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। और यह वर्ष 2019 में यूके ट्रिपल एससी ने प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी ने यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना भी वर्ष 2003 में हुई थी। ठीक है, पंतनगर में 2003 में किसकी स्थापना हुई थी? उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की। और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना भी वर्ष 2003 में ही हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड में पहली कृषि नीति लागू कब की गई थी? तो वर्ष 2011 में उत्तराखंड में पहली कृषि नीति लागू की गई थी। और उत्तराखंड में दूसरी कृषि नीति लागू कब की गई थी? तो वर्ष 2018 में उत्तराखंड में दूसरी कृषि नीति लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक है जिसका नाम है जैविक कृषि विधेयक 2019। ये जो जैविक कृषि विधेयक 2019 है ना, इसको राज्यपाल की जो मंजूरी मिली थी वो जनवरी 2020 में हुई थी। और ये जो जैविक कृषि विधेयक 2019 है, ये लागू हुआ था उत्तराखंड में जनवरी 2020 में। और उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था वर्ष 2020 में, जब यह विधेयक लागू हुआ। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा बच्चों। जैविक कृषि विधेयक 2019 लागू हुआ था उत्तराखंड में जनवरी 2020 में। और जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है एक परियोजना जिसका नाम है ग्राम्या। क्या नाम है? ग्राम्या नाम है। और यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना भी इसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ग्राम्या से संबंधित तो प्रश्न बने हैं, यूकेपीएससी ने कई बार पूछे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या, एग्जैक्ट यदि बताऊं तो 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है। ठीक है, यानी उत्तराखंड की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। और 70% इस जनसंख्या का जो मुख्य व्यवसाय है बच्चों, वह है
कृषि। ठीक है, यानी आज भी उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है, कृषि पर आधारित है उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन हुआ था 14 मार्च वर्ष 2001 को। ठीक है, 14 मार्च वर्ष 2001 को। ठीक है, और 70% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आप मुझे बताइए कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? अर्थव्यवस्था के आधार पर मैं पूछ रहा हूं, कृषि का क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है, या फिर कृषि तृतीय क्षेत्र में आती है? ये आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन कब हुआ? 14 मार्च 2001 को। और उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का कार्य क्या है? तो राज्य में गुणात्मक बीज उपलब्ध कराना। उत्तराखंड में यानी हमारे राज्य में गुणात्मक बीज उपलब्ध कराना उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का कार्य है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब हुआ था? तो 8 जून 2008 में देहरादून में इसका गठन हुआ था। किसका? उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन हुआ था उत्तराखंड में दिसंबर 2000 में। ठीक है, दिसंबर वर्ष 2000 में। और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था। किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? तो उधम सिंह नगर है बच्चों। ठीक है, शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल, इससे क्या आशय है? मतलब जितनी भी उधम सिंह नगर में जितनी कृषि से संबंधित जमीन है, कृषि से संबंधित मान लीजिए ये जमीन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे खेत हैं। ठीक है, तो इस पर सारी की सारी पर जो होना चाहिए ना, अधिकांशतः इस जमीन पर खेती ही होनी चाहिए, ये नहीं कि ये खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो जितनी भी ये जमीन है ना बच्चों, उसे ही शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें कम से कम वर्ष में एक बार तो फसल होनी ही चाहिए। ठीक है, कम से कम वर्ष में एक बार तो फसल होनी चाहिए। जो खेत हैं, ठीक है, कृषि संबंधित जो क्षेत्र है उसमें कम से कम वर्ष में एक बार फसल तो होनी चाहिए। हालांकि जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जो जनपद है, जो मैदानी जनपद है, उसमें एक बार नहीं, एक वर्ष में 3-3 फसलें ले ली जाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं बोया फिर धान बो दिया। ठीक है, गेहूं के बाद धान बोया, धान के बाद फिर गेहूं बो दिया, कई बार फिर गन्ना बो दिया जाता है, और भी अन्य काफी फसलें हैं। ठीक है, तो मतलब खेत कम से कम खाली रहने चाहिए। जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं वे कम से कम खाली रहने चाहिए, खाली नहीं रहने चाहिए, उसे ही शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल कहते हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद है वह है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जितने भी खेत हैं उनमें अधिकांशतः खेतों में समय से फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में सबसे कम शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद है चंपावत। ठीक है, यानी चंपावत में अन्य जिलों की अपेक्षा जो खेत हैं वो लगभग या तो खाली रहते हैं या उनसे फसलें कम ली जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला, ऊसर किसे कहते हैं? जो बंजर भूमि होती है। ठीक है, बंजर भूमि, अनुपजाऊ जो भूमि होती है उसे ऊसर भूमि कहते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है चमोली। चमोली में जो अधिकतर जो भूमि है वह कैसी भूमि है? ऊसर है, यानी बंजर है। वहां पर फसल नहीं उगाई जा सकती, या तो पानी की कमी के कारण या किसी भी कमी के कारण। जो चमोली जनपद की जो भूमि है वह ऊसर है, बंजर है। ठीक है, और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो नैनीताल है बच्चों। ठीक है, सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? चमोली है, और सबसे कम ऊसर भूमि वाला यानी बंजर भूमि वाला जो जनपद है वह है नैनीताल। राज्य में सबसे अधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। चमोली में हमें चारागाह देखने को ज्यादा मिलते हैं, यानी चारागाह से संबंधित भूमि क्षेत्रफल ज्यादा है चमोली में, और सबसे कम है टिहरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायकास्त, पायकास्त किसे कहते हैं? मध्यकालीन उत्तराखंड के
कृषि व्यवस्था का एक रूप था, मध्यकालीन उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था का एक रूप था जिसे कहते थे पायकास्ट। ठीक है, याद रखना, कृषि व्यवस्था का एक रूप है पायकास्ट। ठीक है। सलाण, सलाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सलामी होता है, सलामी वाली अर्थात ढालू भूमि। ठीक है, सलाण का शाब्दिक अर्थ होता है सलामी वाली या फिर ढालू भूमि। ठीक है, ढालू भूमि को सलाण बोलते हैं, याद रखना। अकर भूमि, अकर किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए कर लिखा हुआ है ना इसमें, कर। ठीक है, कर कहते हैं टैक्स को, और अकर जहां कर ना देना पड़े यानी टैक्स ना देना पड़े। आइए देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अकर उस कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है जो कि राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की गई होती थी। ठीक है, यानी राजा, एक राजा है, किसी व्यक्ति पर खुश हो गया, उसने उस व्यक्ति को एक खेत दे दिया और कह दिया कि भाई जो भी इसमें फसल होगी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो खेत हुआ ना, ये अकर भूमि हो गया। ठीक है, ये जो भूमि हो गई इस किसान के पास, ये एक अकर भूमि हो गई, यानी ये राजस्व मुक्त हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकर भूमि का अर्थ आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुल्यावाप, मध्यकालीन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रैका शासन में भूमि की माप का बोधक था कुल्या माप, यानी ये एक प्रणाली थी जिससे भूमि की माप होती थी, जिसका नाम था कुल्यावाप। माप नहीं, सॉरी, कुल्यावाप। ठीक है, कुल्यावाप। ठीक है, और ये मध्यकालीन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रैका शासन काल में भूमि की माप का बोधक था कुल्यावाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खसरा किसे कहते हैं? उत्तराखंड की ब्रिटिश काल की उस भू व्यवस्था प्रबंध संबंधी लेखे जोखे की विवरण संचिका से संबंधित है खसरा। खसरा जो होता है ना बच्चों, हमारे जो खेत होते हैं उत्तराखंड में, जो किसानों के खेत हैं, उनसे संबंधित जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, उसे ही हम खसरा कहते हैं। आज भी उत्तराखंड में किसी भी जनपद में चले जाइए, वहां खसरा और खतौनी संबंधित शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। ये जो भू व्यवस्था प्रबंध संबंधी जो लेखे जोखे होते हैं उनसे संबंधित ही एक शब्द है खसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कोई भी किसान जो होगा ना, वो जब तहसील वगैरह में जाएगा अपने खेतों के लिए, ठीक है, कि मेरी भूमि कहाँ है, किस जगह है, वो कागजों में या डॉक्यूमेंट्स में देखने के लिए जाएगा तो वो खसरा निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? खसरा निकलवाएगा, और खसरे में ही उसको देखने को मिलेगी जो खेती से संबंधित भूमि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड में कृषि भूमि हम देख लेते हैं। देखिए, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के अनुसार विभाजित किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के अनुसार विभाजित किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। और ये जो तीनों प्रकार की कृषि भूमि है, हम इन्हें सिंचाई की सुविधा के अनुसार विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो कृषि भूमि पाई जाती है पर्वतीय भागों में, उनका नाम होता है तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि। ठीक है, एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम तलाऊ भूमि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तलाऊ भूमि के बारे में। देखिए, जो तलाऊ भूमि होती है उसमें सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो उत्तम होती है। ठीक है, सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है तलाऊ भूमि में। और जो उपराऊ भूमि होती है उससे 3 गुना अच्छी मानी जाती है तलाऊ भूमि। ठीक है, उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है तलाऊ भूमि। ठीक है, और ये जो तलाऊ भूमि होती है इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तलाऊ भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक सेरा, दूसरा पणचर और तीसरा शिमार। ठीक है, सबसे पहले हम सेरा के बारे में जान लेते हैं। अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि को सेरा कहा जाता है। ठीक है, अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? सेरा कहा जाता है। और आंशिक जल पूर्ति वाली मध्यम भूमि को पणचर कहा जाता है। ठीक है, और जो निरंतर जल प्लावित रहने वाली भूमि है, यानी जिसमें जल भरा रहता है, उसे सीमार कहा जाता है। और सीमार में जो है ना बच्चों, धान फसल के लिए यह उत्तम भूमि मानी जाती है सीमार। यानी सीमार उस भूमि को कहते हैं जिसमें अधिकांशतः समय हमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, और सेरा उसे कहते हैं अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि। इसमें मतलब पणचर से अधिक पानी होता है, सेरा से कम पानी होता है।
पणचर में, ठीक है। आंशिक जल पूर्ति वाली मध्यम भूमि को पणचर कहते हैं, ठीक है। तो तलाव भूमि को 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, सेरा, पणचर और सीमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं उपराऊ भूमि। उपराऊ भूमि किसे कहते हैं? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में उपराऊ भूमि पाई जाती है। यहाँ सिंचाई सुविधा की कमी होती है और उपराऊ भूमि को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है। और जो उपराऊ अव्वल होती है वो थोड़ी दोयम से अच्छी भूमि होती है और दोयम जो होती है वो अव्वल से थोड़ी निम्न प्रकार की भूमि होती है। तो उपराऊ भूमि जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में पाई जाती है, यहाँ उपराऊ भूमि में सिंचाई की सुविधा की कमी होती है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजरान भूमि देख लेते हैं, ठीक है। इजरान, देखिए, जंगलों के बीच पाई जाने वाली अपरिपक्व एवं पथरीली भूमि को इजरान भूमि कहते हैं, ठीक है। इजरान भूमि कहते हैं। राजस्व अभिलेखों में इसे उखड़ भूमि भी कहते हैं, ठीक है। उखड़ भूमि, जो हमारे कागजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राजस्व जो अभिलेख होते हैं, उसमें इजरान भूमि को उखड़ बोलते हैं, ठीक है। और जंगलों में पाई जाने वाली अपरिपक्व और पथरीली भूमि इजरान भूमि होती है, ठीक है। इसे निम्न श्रेणी की भूमि कहा जाता है और इसे कटिल भूमि भी कहते हैं, याद रखना। इजरान भूमि को कटिल भूमि भी कहते हैं, निम्न श्रेणी की भूमि भी कहते हैं और उखड़ भूमि भी कहते हैं। आइए उत्तराखंड की अन्य भूमियां देख लेते हैं, ठीक है, जिन्हें स्थानीय भाषा में इनके हमें अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिचलिया भूमि। गांव के बीच की भूमि को कहते हैं बिचलिया भूमि, ठीक है। मान लीजिए हमारे पर्वतों पर घर हैं, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, ठीक है। इस पर्वत पर, एक इस पर्वत पर, ठीक है, एक इस छोटे पर्वत पर, और ये मिलकर एक पूरा गांव है। और यहाँ जो इनके बीच में जो जगह जो पड़ी हुई है, जो भूमि पड़ी हुई है जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, इसे कहते हैं बिचलिया भूमि और ये गांव के बीच की भूमि होती है, ठीक है। बुर्निया या वन्य भूमि कहते हैं जंगलों के निकट वाली भूमि को, ठीक है। बुर्निया या वन्य भूमि कहते हैं जो जंगलों के निकट भूमि होती है उसे, ठीक है। आइए, पर्वतीय भागों में गांव के निकट वाली भूमि को कहते हैं घरिया भूमि, ठीक है। गांव के जो बीच की भूमि होती है उसे बिचलिया भूमि कहते हैं। जंगलों के निकट की भूमि को बुर्निया या वन्य भूमि कहते हैं और जो गांव के निकट होती है भूमि उसे कहते हैं घरिया भूमि। क्या कहते हैं? घरिया भूमि कहते हैं, ठीक है। आइए मिट्टी और भूमि से संबंधित कुछ स्थानीय शब्द देख लेते हैं। और ये शब्द जो है ना आजकल यूके SSC में बार बार पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड बन चुका है यूके SSC का ऐसे इस प्रकार की शब्दावली पूछना, ठीक है। चिपचिपी जो मिट्टी होती है उसे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में कहा जाता है चुपड़ी या चौपड़ी, ठीक है। जंगल की भूमि को कहा जाता है बुंडिया, ठीक है। रूखी मिट्टी को कहा जाता है छाछरो, कले मिट्टी को कहा जाता है लवाठी, सफेद मिट्टी को कहा जाता है कमेट या कमेड़ा, ठीक है। और नदियों द्वारा बिछाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं पांग, ठीक है। पांग जो मैदानी क्षेत्र है जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है, और रामगंगा का जो मैदानी इलाका हो गया, ठीक है, कोटद्वार के आसपास का जो क्षेत्र है, या बिजनौर जिला है जो उत्तर प्रदेश का, और जो हमारा उधम सिंह नगर जनपद हो गया, इनमें ऊपर से पर्वतों से, ठीक है, पर्वतों से जो नदियां नीचे की ओर मिट्टी लाती है और खेतों में जिसे बिछा देती है उसे भी पांग ही कहते हैं, ठीक है। तो नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी को पांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पांग। सिंचाई वाली भूमि को तलाऊ या कुल्यांदा कहते हैं, ठीक है, तलाऊ या कुल्यांदा कहते हैं। वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि को उपराऊ कहते हैं। जंगल से लगी कृषि भूमि को इजर, इजरान, कटोला या बुन्निया कहते हैं, ठीक है, याद रखना। नदी घाटी से लगी कृषि भूमि को सेरा, बगड़ या सियार कहते हैं, शियार, ठीक है। जंगल से लगी कृषि भूमि को क्या कहते हैं? इजर, इजरान, कटोला या बुन्निया। और नदी घाटी से लगी कृषि भूमि को सेरा, बगड़ या शियार कहते हैं। दलदली कृषि भूमि को कहते हैं बच्चों सीमार या केदार, ठीक है, सीमार या केदार कहते हैं दलदली कृषि भूमि को। पथरीली कृषि भूमि को कहते हैं ढुंगिया,
ढोंगवाड़ी या उखड़। ठीक है, निकृष्ट कृषि भूमि को कहते हैं, जो बंजर टाइप की होती है उसे कटिल कहते हैं और बांज भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, बांज भी कहते हैं और कटिल भी कहते हैं। निकृष्ट जो कृषि भूमि होती है जिस पर ज्यादा फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है, कम फसल उगती है या फिर हमें क्या करना पड़ता है, जमीन कुछ वर्षों के लिए छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो उसे कटिल कहते हैं। और जो पूर्णतः बंजर जमीन होती है जिस पर कभी कुछ नहीं उग सकता उसे बांज कहते हैं। ठीक है, चारागाह भूमि को गोचर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और राज्य की प्रमुख खेती देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अनेक प्रकार की खेतियां की जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं समोच्च खेती। ठीक है, समोच्च खेती जिसे कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कंटूर फार्मिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये पर्वत है। ठीक है, ये पर्वतीय ढाल है और यहाँ पर खेत बना दिए गए हैं। ठीक है, खेत बना दिए, ये एक खेत है, ये खेत ही है। ठीक है, तो हम इन पे हल ऐसे नहीं चला सकते, क्योंकि जब पानी आएगा तो हल की जो रेखा होती है, जहां हल रेखा बनाता है, उससे सारी की सारी जो मिट्टी है उसे नीचे बहा देगा। तो समोच्च भूमि पे जो हल चलाया जाता है वो ढाल के विरुद्ध चलाया जाता है, इस प्रकार। ठीक है, हल इस प्रकार चलाया जाता है, इस प्रकार। तो यहाँ क्या होता है, ये नालियां बन जाती हैं, इस प्रकार से नालियां बन जाती हैं। तो ऊपर से जब पानी आएगा तो पहली नाली में रुकेगा, फिर इस नाली को भरकर दूसरी नाली में जाएगा, फिर ये नाली जब भर जाएगी तो तीसरी नाली में जाएगा, फिर चौथी नाली में जाएगा। तो इस प्रकार जो पानी का बहाव है वो रुक रुक कर चलता है। इसे ही कंटूर फार्मिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, कंटूर फार्मिंग कहते हैं और इसे ही समोच्च खेती कहते हैं। और ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि में की जाती है, क्योंकि ये जो भूमि होती है ना, ये वर्षा पर ही आधारित होती है। तो अगर वर्षा का पानी एकदम बह गया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कंटूर फार्मिंग होती है, इसमें ढाल के विरुद्ध हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी का क्षरण ना हो सके, मिट्टी नीचे ना बह जाए और पानी भी कुछ समय के लिए ये जो जमीन है, ये जो खेत है, इसमें रुक कर चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीढ़ीदार खेती देख लेते हैं। सीढ़ीदार खेती अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ढाल है तो वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई फिटों में होती है, कुछ फुट में होती है। जैसे 4 फीट का एक खेत हो गया, फिर उसके नीचे खेत आ जाएगा, फिर 3-4 फीट का एक और खेत हो गया। तो ऐसे ढालदार खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, ढालदार खेत बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत तीव्र ढाल होता है पर्वतों पर, और ऐसे पर्वतों पर जो है ना, सीढ़ीदार खेत ही कामयाब रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक लंबा चौड़ा खेत तो बनाया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार छोटी छोटी उन पे सीढ़ियां बना देते हैं। ठीक है, ओके, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है। ठीक है, ये हमारा मकान हो गया और ये हो गया क्या, इस पर चढ़ने वाला ये सीढ़ी हो गई। ठीक है, अब अगर इस सीढ़ी पर कुछ भी नहीं है पैर रखने का तो हम फिसल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर हमें सीढ़ियां बनानी होंगी। ठीक है, और उनकी कुछ चौड़ाई भी होगी पैर रखने के लिए, 1 फीट 2 फीट। इसी प्रकार ये जो पर्वत है ना बच्चों, जिन पे इस प्रकार का ढाल है, तो इन पर 4-4 5-5 फीट चौड़ाई के खेत बना दिए जाते हैं। कई बार चौड़ाई ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है, वो ढाल के अनुसार होता है। अगर तीव्र ढाल है तो चौड़ाई कम रहेगी खेत की, और ज़्यादा ढाल है तो चौड़ाई कम रहेगी, और ढाल ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं है तो चौड़ाई ज़्यादा भी रह सकती है। ठीक है, अच्छा, ये सीढ़ीदार खेती के बारे में हम पढ़ रहे थे। अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती को सीढ़ीदार खेती कहते हैं, जिस पर आड़ी जुताई की कृषि की जाती है। ठीक है, आड़ी जुताई मतलब वही, हम ढाल की ओर हल नहीं चला सकते, ढाल के विपरीत दिशा में हम चलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ढाल अगर इधर को है तो हल हमें इधर चलाना पड़ेगा। ठीक है, और पर्वतीय जनपदों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। झूमिंग खेती किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं।
स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। ठीक है, या ट्रांसफर कृषि कहते हैं इसे, मतलब कुछ समय के लिए होती है एक जगह पर, फिर जगह बदलनी पड़ती है। ठीक है, इसके तहत वन को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। ठीक है, वन को साफ कर दिया, वहां क्या करने लगे, कृषि करने लगे, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ समय के बाद ये जो खेती होती है, ये जो भूमि होती है, ये अनुपजाऊ हो जाती है और फिर इसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसे ही स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। ठीक है, इस भूमि पर उर्वरकता बने रहने तक कृषि की जाती है। जब उर्वरकता खत्म हो जाती है खेत की, तो इस खेत को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित उत्तराखंड में कुछ जनजातियां, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये कृषि जो है ना वो करती हैं, और उत्तराखंड में कुछ जनजातियां झूमिंग खेती करती हैं। उत्तराखंड में सभी लोग झूमिंग खेती नहीं करते, उत्तराखंड में कुछ जनजातियां झूमिंग खेती करती हैं, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अधिकतर लोग झूमिंग खेती करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कृषि से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। खेतों का वह समूह जहां गेहूं बोया जाता है उसे कहते हैं गेहूंसार। ठीक है, रोपाई, जो धान की रोपाई होती है उसे बोलते हैं रोपणी या रोपे। ठीक है, खेतों के समूह को बोलते हैं सार या सारी। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार के शब्द पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, खेतों का वह समूह जहां गेहूं बोया जाता है उसे गेहूंसार कहते हैं, और जो धान की रोपाई होती है उसे रोपणी या रोपे कहते हैं। खेतों के समूह को सार या सारी कहते हैं। कीचड़ को हिल कहते हैं। ठीक है, खेत का निचला जो हिस्सा होता है इसे इचाव कहते हैं। खेत का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे कनाव कहते हैं। दो खेतों की सीमा रेखा उसे अवड़ या ओड़ा कहते हैं। ठीक है, रोपाई हेतु धान की पौध को बिन या बिजवाड़ कहते हैं। सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार को भेड़ कहते हैं। ठीक है, भेड़ किसे कहते हैं, सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, घर के समीप की भूमि जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं उसे बाड़ी या सगवाड़ी कहते हैं। ठीक है, हरिद्वार में इसे बाड़ा कहते हैं। सिंचाई हेतु बनाई गई अस्थायी नाली को कूल या गूल कहते हैं। ठीक है, सिंचाई हेतु बनाई गई अस्थायी नाली को कूल या गूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में चकबंदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी कृषि जोतों का बिखराव पाया जाता है। जिन कृषि जोतों को एकत्रीकरण करके बड़ी जोत का निर्माण करना चकबंदी कहलाता है। चकबंदी क्या है, मान लीजिए कोई किसान है रामू, उसका खेत एक उसके घर से पूर्व की ओर है, एक उसके घर के पश्चिमी ओर है, एक उसके घर के उत्तरी ओर है। इस प्रकार उसके 3-4 जो खेत हैं वो बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, खेती में जुताई भी होती है, बीज बोया जाता है, फिर रख रखाव भी होता है, तो वो किस किस खेत का रख रखाव एक साथ कर सकता है। ठीक है, यानी उसका ध्यान हमेशा बटा रहेगा, वो इतना लाभ नहीं ले पाएगा इन बिखरे हुए खेतों से, इसलिए चकबंदी लाई जाती है। चकबंदी, चक कहते हैं खेत को, और बंदी मतलब एक जगह उन्हें कर देना। ठीक है, तो चकबंदी पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी जो कृषि जोतों का बिखराव होता है उन्हें एक जगह करना ही, उन जोतों का जो निर्माण है उन्हें एक जगह करना ही चकबंदी कहलाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015, इसको विधानसभा में पारित किया गया था 22 जुलाई 2016 को। ठीक है, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 को विधानसभा, उत्तराखंड की जो विधानसभा है इसमें पारित किया गया था 22 जुलाई 2016 को। और क्यों पारित किया गया था, चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चकबंदी के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था पौड़ी निवासी गणेश सिंह गरीब तथा उत्तरकाशी के यमुना घाटी के राजेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, तो जो पौड़ी के गणेश सिंह गरीब हैं तथा उत्तरकाशी के यमुना घाटी के राजेंद्र सिंह रावत जी हैं, इन्होंने चकबंदी के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो आज हमने देख लिए हैं बच्चों। ठीक है, और यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो उत्तराखंड की मिट्टी से हो,
उत्तराखंड की खेती से हो, ठीक है, चकबंदी से संबंधित हो, यहां से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो उत्तराखंड की खेती से संबंधित शब्दावली से हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप को ये नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हो और उसे इंस्टॉल करके वहाँ से एप्लीकेशन से ये नोट्स परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।